द्वितीय सोपान द्विवेदी युग के बाद प्रारंभ होता है तृतीय सोपान का, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावादी युग का समय सन 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के मूर्धन्य साहित्यकारों में से एक हैं, उनका काव्य संग्रह झरना, उसका प्रारंभ 1918 ईस्वी में हुआ था। झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था, जो छायावादी विशेषताओं से युक्त काव्य संग्रह था। इन्हीं को आधार मान करके छायावादी कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप ही छायावादी युग का प्रारंभ हुआ। द्विवेदी युग की विषय निष्ठता, वर्णन प्रधानता और स्थूल वर्णन के स्थान पर छायावादी युग में व्यक्ति निष्ठता, कल्पना प्रधानता एवं सूक्ष्म को स्थान दिया गया। छायावाद की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करें तो स्वयं महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए बताया कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है, उसे ही छायावाद कहा जाता है। यदि छायावाद की प्रवृत्तियों या विशेषता की बात की जाए तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो हमारे सामने उभर करके आती हैं वह है आत्मव्यंजना या व्यक्तिकता, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना या नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, रहस्य भावना, दुख और वेदना की विवृत्ति और शैलीगत प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य की प्रथम विशेषता आत्मा अभिव्यंजना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि छायावाद के जितने भी साहित्यकार हुए हैं, जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में आत्मानुभव एवं आत्मपीड़ा को स्थान दिया है। यही कारण है कि निराला ने अपनी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा, जो लंबी कविता के नाम से जानी जाती है, उसमें आत्मपीड़ा को या व्यक्तिकता को स्थान देते हुए लिखा है कि दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। सौंदर्य चित्रण की बात करें तो यहाँ पर जो सौंदर्य चित्रण किया गया है वह मूलतः प्रेम और प्रकृति को ध्यान में रख करके यहाँ पर सौंदर्य चित्रण हुआ है। यदि श्रृंगार की बात की जाए तो द्विवेदी युग में जो श्रृंगार रस धूमिल होता जा रहा था, छायावादी युग में उसने पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त की और श्रृंगार के दोनों रूपों में काव्य की रचना हुई, संयोग और वियोग में। वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो निराला ने अपनी पीड़ा को प्रकट करते हुए अनेक रचनाएं लिखी हैं। साथ का साथ ही यदि वियोग की बात करें पंत के संदर्भ में तो पंत ने तो स्पष्ट लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। नारी भावना की दृष्टिकोण से छायावाद में नारी को सम्मान्य स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्वयं महादेवी वर्मा भी नारी ही थी। नारी को यहाँ पर देवी, सहचरी, प्राण, आधार, माँ आदि के रूप में निरूपित किया गया है। प्रसाद ने तो लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और नारी की महिमा का गुणगान करते हुए पंत ने नारी को देवी बताते हुए कहा, तुम देवी आहा कितनी उदार, ये मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। रहस्य भावना छायावादी युग की अन्य विशेषता है, क्योंकि इसमें प्रकृति में ही अपने प्रियतम को ढूंढते हुए, अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए महादेवी वर्मा ने तो स्पष्ट लिखा था, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। प्रियतम का
पथ आलोकित कर प्रतिपल प्रतिक्षण मधुर मधुर मेरे दीपक जल। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकांश